बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ऑल मेक चॉकलेट और कुकीज, हाथ से बनी मिठास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और ये समय है सच के साथ का। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले मेरे अरमान बहुत मगर कम निकले। अब ये अरमानों का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज अरमानों का दिन है, इच्छाओं का दिन है, आकांक्षाओं का दिन है, उम्मीदों का दिन है। किसकी उम्मीदें, किसकी आकांक्षाएं, किसके अरमान कितने निकले या नहीं निकले, सुबह से हम समझ रहे हैं, लेकिन 6 से 7 एक्सक्लूसिव घंटा है ये, क्योंकि इसमें हम निचोड़ के साथ सब कुछ आपको बताएंगे। बजट का दिन है, बजट में क्या कुछ किसको मिला है ये समझने और समझाने की बहुत जरूरत है। और आप जानते ही हैं मेरा ये शो यानी सच के साथ, जिसमें हम 100% सच की बात करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, अतरंगी दुनिया की सतरंगी खबरों से अलग किसी तरह का कोई नैरेटिव सेट करने का ट्रेंड हमारे यहां नहीं है, इस शो में नहीं है। तो बस जो जैसा है वैसा आपके लिए हम परोसते आए हैं और परोसते रहेंगे। हम टीआरपी मॉडल में फिट हो या ना हो, लेकिन आपकी टीआरपी में हम फिट होते हैं, इतना मुझको यकीन है। बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो आज बजट का दिन है, बजट से जुड़ी हुई सारी बातें एक एक करके माइन्यूटली आपको समझाएंगे। सुबह से जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब हम संपन्नता की ओर हैं। अब समझेंगे कि आखिर आपकी जेब में कितना असर इस बजट का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, किसानों को क्या मिला क्या नहीं मिला, और आर्थिक रफ्तार जो बढ़ाने की बात कही गई है, गति की निरंतरता जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया, उसको भी समझेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि यह क्रांतिकारी बजट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि भाई समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है, यानी संतुलित बजट की परिभाषा से इसको युक्त करने की कोशिश की गई। तो आज मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ेगा जो आपको समझाएगा कि आज इस बजट यानी बजट 2024 के मायने क्या हैं। लेकिन उससे पहले, अगर सुबह से सब कुछ छूट गया है आपका, तो आपके लिए मैंने एक खास रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस बजट से जुड़ी हुई 10 बातें। आराम से समझिएगा, फिर उतने ही आराम से मेरे मेहमान आपको एक एक पॉइंट एलिब्रेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं बजट से जुड़ी हुई 10 बातें। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत का रोड मैप देने का वादा किया था। इस बजट में सरकार इसी पर आगे बढ़ती हुई नजर आई। कृषि क्षेत्र चूंकि 42% से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है, इसलिए विकसित भारत के रोड मैप में कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला, आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने विकसित भारत के लिए कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता को पहली प्राथमिकता को जरूरी बताया। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु के अनुकूल किस्मों के विकास पर जोर दिया। इस दिशा में कृषि की 32 और बागवानी की 109 किस्में जारी की जाएंगी। दूसरा, बजट कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद देने का वादा है। तीसरा, एफपीओ, सरकारी समितियों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने की बात भी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कही। 4, झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। 5 राज्यों में जन समर्थ किसान क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे। 6, ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और पीएम ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू होगा। 25,000 गांवों तक नई सड़क बनाई जाएगी। 7वां, 3 वर्षों के दौरान डीपीआई में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। इस साल डीपीआई की मदद से 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा और राज्यों के साथ मिलकर कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू होगी।
साथ ही 6 करोड़ किसानों की जमीन की रजिस्ट्री भी की जाएगी। 8वां, बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सहकारी क्षेत्र में सरकार का प्रणालीगत, व्यवस्थित और चौतरफा विकास पर जोर है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। 9वां, कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा और 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वां, MSME को आवधिक ऋण देने के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। तो आज सच के साथ में बजट के सच को समझने की कोशिश होगी और ये समझने का प्रयास होगा कि बजट आपको कितना इफेक्ट करता है या नहीं करता है। मेरे साथ कुछ खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। मैं तारुफ एक एक करके कराता हूं। मेरे साथ शिवाजी सरकार सर जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पद्मश्री भरत भूषण जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुबह से चर्चा का हिस्सा भी हैं। सर आपका एक बार फिर से स्वागत। अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, बाजार की नब्ज टटोलेंगे मेरे साथ मिलकर आज। अनुज स्वागत है आपका। अभिषेक राजा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और अर्थशास्त्र की अच्छी समझ रखते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले किसानों की बात है तो फिर भरत भूषण जी आप ही से करना चाहूंगा। सर सुबह से एक बड़ा चर्चा का दौर हमने और आपने साथ साथ निभाया है। अब आखिरी मोड़ में हम पहुंच चुके हैं। ये बजट क्या वाकई किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है और क्या इस बजट को देखने के बाद और समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये किसानों का बजट है? देखिए, बजट को यदि हम समग्रता में देखें तो 2 गहरे मुद्दों पर बजट का ध्यान गया है। पहला मुद्दा है कि हम अनुसंधान की समीक्षा करने के लिए तैयार हुए और अनुसंधान की दिशा और दशा क्या होगी आने वाले भविष्य में, ताकि कृषि के जो सारे घटक जहां पर हम बहुत सारी समस्याओं को, बहुत सारी चुनौतियों को देख रहे हैं, तो उसमें एक सार्थक विकल्प के रूप में बजट का एक प्रारूप दिखता है। दूसरी बात ये कि शोध के रूप में भी एक जिम्मेदारी के साथ हम मौसम में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उस दिशा में हमारे वैज्ञानिक किस प्रकार से व्यवहारिक स्तर पर किसानों के साथ जुट होंगे, इस बजट में इस बात का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ मैं देख रहा हूं कि युवाओं को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, रोजगार को लेकर और कृषि में किसानों की आमदनी बढ़ाए जाने के लिए प्रसंस्करण को जो एक केंद्रित किया गया है और जिससे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसकी भी एक समग्रता बजट में देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर यदि हम बातों को बहुत अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें जी, तो कहीं ना कहीं बजट का ये संकेत है कि आने वाले भविष्य में कृषि की दिशा और दशा को हम आत्मनिर्भरता की तरफ कैसे लेकर जाएंगे। और हो सकता है अभी कुछ चीज़ें हैं छुटी हुई हैं, उसमें उनको भी जोड़ने के प्रयास होंगे, लेकिन कम से कम देर आए दुरुस्त आए, एक चाल तो हमने बदली है, एक सोच तो हमने बदली है, इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास हुआ है। लेकिन भरत जी, अनुसंधान की समीक्षा की जब आप बात करते हैं तो इस समीक्षा में उन प्राइवेट प्लेयर्स को भी शामिल कर दिया गया है जो समीक्षा में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो क्या माने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था, जिसके जरिए अब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को शामिल किया जा रहा है? क्या ये ठीक कदम है? देखिए, ये पहले समीक्षा के पूरे भाव को समझने की जरूरत है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। समीक्षा का मतलब है कि विगत समय में क्या अधूरा था और उसको पूरा करने का हमारा प्रयास कैसा है। तो इसको यदि सही ढंग से देखते हैं तो हमारी अब तक की सारी दृष्टि ये रही कि हमने गांव से लोगों को बाहर निकाला और हमने एक अलग तरीके से गांव की एक तस्वीर जो थी वो बहुत ही कमज़ोर होती चली गई। लीनियर इकोनॉमी के माध्यम से जो भी कुछ बाद में हम देखने को लगे तो पता लगा, सवाल दुनिया में उठा कि लीनियर इकोनॉमी की जगह हमको सर्कुलर इकोनॉमी में बदलना है। तो अब अर्थशास्त्र में व्यापार वर्ग की भी चर्चा ना हो ऐसी बात नहीं है, पर व्यापारियों को जोड़ कर क्या देखना है? धरती तो सभी की साझी है। यदि हम केवल व्यापार की दृष्टि से अनुसंधान करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे ब्लैक होल है। हमको प्रकृति की व्यवस्था और उत्पादक का सम्मान भी बनाए रखना है, क्योंकि यदि उत्पादक का सम्मान नहीं बना, उसको वाजिब दाम नहीं मिला, तो हमारा कोई भी बजट, हमारी कोई भी नीति बहुत सही तरीके से फलीभूत नहीं होती है। तो ऐसे में मेरा ये निवेदन है कि अनुसंधान में समीक्षा का मतलब ये नहीं कि हम लोग कहीं उसमें और व्यापार की गति तकनीक और विज्ञान के माध्यम से बढ़ा दें। हमारा मतलब ये है कि हम उसमें समझने का स्तर क्या है, सीखने का स्तर क्या है, करने का स्तर क्या है, उसमें एक खुली चर्चा पूरे देश के साथ करें और उसको एक सही आयाम दें। ठीक है, अभिषेक जी भी मेरे साथ हैं। तो अभिषेक जी,
बजट पेश हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ और उस संबोधन में कई बातें प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन एक बात कही कि ये आर्थिक विकास की नई गति है और नई गति को निरंतरता, कंसिस्टेंसी मिलती हुई नजर आ रही है। बतौर इकोनॉमिस्ट आपका एनालिसिस क्या कहता है सर आज के इस बजट के बाद और पीएम के स्टेटमेंट के बाद? देखिए, बजट तो उसी लाइन पर चला है जिस लाइन पर पिछले 10 बजट आए हैं। द फोकस इज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और बाकी देखिए हर एक सेक्टर को थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश की गई है। जैसे एग्रीकल्चर को कुछ दिया, वुमेन्स को कुछ दिया, ये थीम भी था इस बजट का। कुछ यूथ को दिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी एक बेनिफिट दिया कि आप फ्रेश यूथ को अगर हायर करते हैं तो आपको 50,000 रुपीज़ तक आपको मिल जाएंगे, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में है। बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो कोशिश तो बहुत सारी थी, लेकिन एक मेजर चीज़ जो इस बजट में, जो पिछले 10 सालों के बजट को इससे अलग कर रही थी, वो ये थी कि पिछले 10 सालों के बजट जो थे वो बीजेपी के बजट थे। ये बजट जो आया है ये एनडीए का बजट आया। थोड़ा सा इसमें वो छाप एनडीए वाली साफ दिखाई दी, पर कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविजंस को अगर छोड़ दें तो ये बजट एक ठीक बजट है। और जो ये पिछले सालों से जो चाह रहे थे करना या जो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी दिशा में ये आगे बढ़ता हुआ है। तो कोई, और जहाँ तक जीएसटी के प्रोविजंस का सवाल है जी, वहाँ तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो सारी पूरी हुई, जितनी उम्मीदें थी और जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस थी वो सारी एज इट इज पूरी हुई। तो कुल मिलाकर देखिए, जहाँ तक टैक्सेशन की बात है, जीएसटी में आदमी खुश है, इनकम टैक्स में दुखी है, और बाकी ये बैलेंस बजट है, जैसे चलता आ रहा था वैसे ही चला। सर, इनकम टैक्स में एग्जैक्टली हुआ क्या, समझाइए ना मुझको। आपकी हमेशा खराब बातों की तरफ ध्यान क्यों? नहीं सर, मैं सारी बातों को पूछता हूँ। हाँ, देखिए इनकम टैक्स में कई, और मैं समझाने के लिए बुलाया ना सर आपको, आप अच्छे से समझा पाएंगे मेरे व्यूअर्स को और मुझको। देखिए इनकम टैक्स में कई सारी चीजें हो गई। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ गया, एससीटी बढ़ गया, प्लस जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, तो जैसे आपने प्रॉपर्टी, गोल्ड या कुछ और भी चीजें जो आप सेल कर रहे हैं, अच्छा, तो मान लीजिए आपने 10 लाख का मकान खरीदा, बहुत पहले की बात है, और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो इंडेक्सेशन करके मान लीजिए आज की डेट में 90 लाख की वैल्यू बन रही है, तो सिर्फ 10 लाख पर टैक्स आता था। अब इन्होंने टैक्स रेट कम करके कहा कि भाई वो 90 लाख तक इंडेक्सेशन नहीं होगा। अब वो चूंकि टेक्निकल टर्म है तो ग्रैंडफादर हो जाता है, तो ग्रैंडफादर वो 2001 तक की उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2001 तक हम ग्रैंडफादर कर देंगे, सो वहाँ तक का आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इसमें टैक्स की बहुत ज़्यादा लोगों के पास टैक्स आ जाएगा, और इसको देने का जो रीज़न है, इसको हटाने का, इंडेक्सेशन हटाने का रीज़न भी बड़ा अजीब व गरीब दिया गया है कि इसकी कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए हमने टैक्स बढ़ाने की तरफ बढ़ गए हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद तरीका है। टैक्सेस तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, टैक्स सिंपल हो गए तो कैसे चलेगा। और जो ओल्ड टैक्स स्कीम रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम में लोग चाहते भी थे कि कुछ रिलीफ मिल जाए, 10-12 साल हो गए हैं कोई रिलीफ नहीं मिला है, तो वहाँ आज भी निराशा ही हाथ लगी। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 2 बेनिफिट्स दिए गए, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दी, 50,000 से 75,000 कर दिया, ठीक है, और भाई 7 लाख कर दिया, पहले 6 लाख थी बेसिक, और फैमिली पेंशन्स पर भी रिलीफ दिया, जिसमें कि उन्होंने खुद ही कहा है कि भाई 17,500 रुपीज़ पर पर्सन मैक्सिमम बच सकता है। तो कोशिश है सबको खुश करने की, लेकिन सब लोग किसी भी एक चीज़ से खुश नहीं हो सकते। आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है। ये अगर बीजेपी का बजट होता तो शायद उनके लिए ज़्यादा आसान होता बाकी चीजों को साधना, लेकिन ठीक है, ये एक समस्या नहीं है। दबे हुए शब्दों में बड़ी चुनौतियों का जिक्र अभिषेक जी आप कर रहे हैं, वो सरकार सर उसके बारे में बता पाएंगे सही से। मैं आपके पास लौटूंगा, अनुज जी मेरे साथ हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। तो अनुज भाई, सुबह से जब बजट आ रहा था तब तो बाजार बड़ा डामाडोल हुआ लगा, बाजार को पसंद नहीं आया भाई। शाम ढलते ढलते, बंद होते होते बाजार कुछ सेहत में सुधार है, क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए बिल्कुल, जब बजट स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे हमने बाज़ार में गिरावट देखी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन था कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं उस पर टैक्सेशन हो सकता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, तो डेफिनेटली वो बढ़ी भी। तो उसके बाद हमने एक गिरावट मार्केट में आती हुई देखी। बट जिस तरीके से जो टैक्स स्लैब है उसमें कुछ रियायत देखने को मिली, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ती हुई दिखाई दी, फैमिली पेंशन में रियायत दी गई और जो स्लैब बढ़ाया गया, तो उससे एक ये माहौल बनता हुआ दिखाई दिया कि जो अब पैसा बचेगा वो शायद स्टॉक मार्केट में आता हुआ दिखाई दे या एक कमोडिटी मार्केट में आता हुआ दिखाई दे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि काफ़ी हद तक मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो गोल्ड की कस्टम ड्यूटी है, सिल्वर की कस्टम ड्यूटी है, जो पहले 15% लग रही थी वो 6% पे की गई। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जो एक इन्वेस्टमेंट वाली बात है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। और मार्केट जो है, अगर आप इक्विटी मार्केट को देखें तो महज 30 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है दोपहर के बाद एक रिकवरी मोड में आता हुआ दिखाई दिया, जिसका मीन्स कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो सभी सेक्टर्स थे, चाहे वो आपके टूरिज्म को लेकर, क्योंकि टूरिज्म पे काफी बड़ा फोकस किया गया, टूरिज्म को लेकर स्पोर्ट्स सिटी को काफी फोकस किया गया, एजुकेशन के पॉइंट पे काफी बड़ा फोकस किया गया, और साथ साथ एग्रीकल्चर के पॉइंट पे काफी बड़ा फोकस किया गया, और साथ में डिफेंस जो कि हमेशा से ही इंटरेस्ट का पार्ट रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी सेक्टर को जब बाजार का एनालिसिस हुआ, बजट का एनालिसिस हुआ, तो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो बाजार एकदम से रिएक्ट करता है अनुज, क्या समझने के लिए थोड़ा और समय चाहिए? और अभी कल से लेके आज से लेके कल तक जब हम पहुंचेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब चीजें और समझ में आएंगी, तो बाजार फिर से एक बार अप करेगा? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली स्टेटमेंट का आना और उस स्टेटमेंट के पीछे काफी एनेक्सर्स होते हैं, तो वो सबको रीड होने के बाद जब एक्चुअल मार्केट समझता है तो फिर मार्केट रिएक्ट करता है। तो जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आई तो मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया, बट उसके बाद जैसे जैसे उसके एनेक्सर्स के पास मार्केट गया और जब उसको अंडरस्टैंड हुआ तो मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। तो वहीं हम अगर आज देखें तो गोल्ड में एफएम ने कहा कि 6% कस्टम ड्यूटी की गई, बट जब उसके बाद एक्चुअल्स को देखा गया तो एक्चुअली में वो 6% रही, क्योंकि उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर सेस को भी करीबन 4% को लेस किया। तो पहले ये ऐसा लग रहा था कि 11% ड्यूटी बनेगी, मगर जब सब चीज़ों को देखा गया तो फाइनली वो 6% ही ड्यूटी आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं जब सब चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है तो फिर बाजार उस पर एक्चुअल रिएक्ट करता है। और मुझे लगता है कि आज जो बजट आया है उसका पूरा सर्वेक्षण होने के बाद कल जो मार्केट खुलेगा वो एक्चुअल में पूरे बजट के एनालिसिस के बाद मार्केट ओपन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, शिवाजी सर भी मेरे साथ हैं। शिवाजी सर, अभी अभिषेक जी भी कह रहे थे कि देखिए ये बजट तो बीजेपी का नहीं, एनडीए का बजट था, और कई पॉलिटिकल रिएक्शन जब से बजट आए तब से आने भी लगे, और आप पॉलिटिक्स में ही महारत है सर आपकी, तो इसलिए सर कह रहे हैं कि बजट में बिहार है, नीतीश कुमार है, ऐसा ही है सर? नहीं, देखिए एक जैसा कि अभिषेक जी ने भी कहा कि एनडीए का बजट है, और एनडीए के बजट में पहली बार जो है हमें देखने को मिल रहा है बिहार और आंध्र को प्रेफरेंस मिला है, और आंध्रा को भी 15,000 करोड़ मिले, बिहार को भी लगभग इतने ही करोड़ मिले हैं। और ख़ास करके उनके जो बोध गया और नालंदा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना, मुझे मालूम नहीं ऑलरेडी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसके क्या मतलब है। तो वहाँ पे नेचुरली कुछ नई चीज़ें और बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अच्छा खासा है, फिर भी किया जाएगा। और वैसे ही आंध्रा को जो है अगर आप देखें, उनको पानी, बिजली, सड़क, फूड प्रोडक्शन, और ये भी कहा गया कि आपको एडिशनल एलोकेशन भी जो है हम देते रहेंगे। तो तीसरी चीज़ जो है, जो कलकत्ता से अमृतसर का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका भी सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट किसी को है तो बिहार को है। उसी तरह आंध्रा का भी जो है विशाखापट्टनम से चेन्नई और एक और है, 2 कॉरिडोर्स जो हैं वो आंध्रा को फ़ायदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली, देखिए ये आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, और बिहार भी चाह रहा था, नीतीश कुमार चाह रहे थे, और उनका स्टेटमेंट भी था कि नहीं सर, आपका अनुभव क्या रहा है? क्या ये दबाव में लिए गए फैसले हैं? क्या ये गठबंधन की मजबूरी है जो फैसले लिए गए, या फिर बिहार की वो वाकई जरूरत थी? और बिहार भी देश का ही हिस्सा है, अगर उसे कुछ मिल गया, तेलंगाना भी देश का हिस्सा है, तो जितने देश के हिस्से अगर उनको मिल गया, उसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना क्या सही है, या फिर वाकई जिसका जिक्र अभिषेक भी कर रहे थे, या फिर जिस तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं वो ठीक है? नहीं, देखिए ठीक है, हर स्टेट की अपनी ज़रूरत है, उसके हिसाब से उसको देने की गलत बात नहीं है। मैं उसको नहीं कहता कि बिहार और आंध्रा को कुछ खास मिल गया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर साथ में जो है दूसरे स्टेट्स की भी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं।
तो वो भी सारी जो हैं महाराष्ट्र के लिए लोगों ने सोचा था शायद कुछ होगा, महाराष्ट्र के भी अपनी आकांक्षाएं, वहाँ भी कई तरह की समस्याएं हैं। सर महाराष्ट्र के लिए कुछ कर देते तो फिर बोलते कि इलेक्शन था, तो इलेक्शन के प्रेशर में आके महाराष्ट्र के लिए कर दिया। अब देखिए, लोकल भावन बातें कर दी फाइनेंस मिनिस्टर ने। चुनाव तो उस देश में होते रहते हैं और होते रहेंगे। फिर सिर्फ चुनाव हो रहे हैं, अभी तो चुनाव का कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है नहीं, तो आपको जिस स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको देख के आप कर सकते हैं, और किसी भी स्टेट के लिए कर सकते हैं कि ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल स्टेट्स की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। सर सरकार की अपनी स्ट्रेटेजी है ना, वो अपोजिशन के हिसाब से अपना बजट थोड़ी तैयार करेगा, या वो ये थोड़ी सोचेगा कि मैं ये बजट तैयार करूंगा तो फला मंत्री ये, फला सांसद ये कह देगा, फला पार्टी का ये मुझको कह देगा। सर उसकी अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग है, और सभी करते ही है ऐसा। आपकी बात सही है। मैं इसको अगर अब देखें हम सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग नीड्स हैं, और कई स्टेट्स जो हैं पहले से भी स्टेट्स जो हैं फाइनेंस कमीशन को भी स्टेटमेंट दे चुके हैं और भी दे चुके हैं कि उनको तरह तरह की ज़रूरतें हैं। और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट जो बैंक से अगर एड लेना है तो सिर्फ बिहार और या आंध्रा के लिए होगा, तो दूसरे स्टेट्स को भी क्यों नहीं वो फैसिलिटी हम दे सकते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि एक ओवरऑल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि किसी दो स्टेट्स की बात कहे हुए, यहाँ सवाल है कि हर स्टेट्स का अगर आप देखें, उनके जो लैंडिंग है, उनके ऊपर जो उधारी है वो सबके ऊपर बहुत बड़ी हुई है। ठीक है। जितनी मुल्क की उधारी है, पूरे जो स्टेट्स की उधारी है वो लगभग उसकी आधी है। तो जब हम पूरी मुल्क की उधारी की बात करते हैं और जब कहते हैं कि करीब 255 लाख करोड़ का करीब उधारी है, तो उसमें राज्य भी समाये हुए हैं। तो इन चीजों को हमें कैसे एड्रेस करना है, ये बात हो रही है। ठीक है ना। तो हम जब बात करते हैं कि ये चीजें होनी, अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है तो उत्तर प्रदेश से भी जा रही है, उत्तर प्रदेश की भी जरूरतें हैं, पंजाब से शुरू होती है, तो ये चीजें सर फिर उत्तर प्रदेश को दे देते तो बोलते वहां पे आप ही की सरकार थी तो वहां पे आपने दे दिया। सर नहीं, सवाल तो कई तरीके से उठ जाएंगे सर, सबको सेटिस्फाई करना, सबकी टिप्पणियों से बचने के लिए कुछ करना, वो तो फिर अजीब हो जाएगा। सर घनश्याम जी, बजट जो है एक केंद्र सरकार का पूरे देश के लिए एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में मैं समझता हूँ कहाँ किसकी हुकूमत है ये ना देख के किस स्टेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या जरूरतें हैं, उसको देखने की हमें जरूरत है। चलिए, तो कृषि की जरूरतें हैं, आप उसी के हिसाब से कीजिए। ठीक है, तो बजट को राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है और कई रिएक्शंस उसके मुताबिक आ रहे हैं। मैं आपके लिए नहीं कह रहा सर, अपोजिशन जो कह रहा है उसके हिसाब से भी कई रिएक्शंस आ रहे हैं। आप मेरे साथ रहिए सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। सच के साथ कार्यक्रम है और बात एकदम सच से होती है, तटस्थ होकर होती है, कोई नैरेटिव हम सेट नहीं करते। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। आपदा कभी समय देख कर नहीं आती, हो ओलावृष्टि या हो तेज आंधी। ऐसी स्थिति में बढ़ जाती है किसानों की परेशानी, जब फसल का हो जाए नुकसान और हो जाए वित्तीय हानि। इस वित्तीय हानि से आज ही खुद को बचाओ। AIC और PMFBY के साथ फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। तो सच के साथ आप देख रहे हैं, और आज सुबह से बस एक ही बात है, वो है बजट की, बजट 2024 की, और हर एंगल से अलग अलग एक्सपर्ट्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि आपको ये बजट आज पूरी तरीके से समझ आ जाए। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए, मेरे साथ भरत भूषण जी भी हैं, पद्मश्री हैं, और कई किसानों को वो जीने की अलग उनमें जगाए हुए हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं और दूसरों को भी कई सीख देते हैं। सर सुबह भी मेरी चर्चा हो रही थी, अभी शाम ढलते ढलते भी कई फार्मर से मेरी चर्चा हुई, कई संगठन के किसानों से भी बातचीत हुई, तो सभी कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है, संतुलित है, हमारे लिए दूरगामी दृष्टि से किया गया। लेकिन एक जो छोटी सी टीस रह गई सर, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाली, उसमें पैसे बढ़ जाते तो बात कुछ और होती, सीधे जेब में पैसा आता तो फिर बात कुछ और होती। देखिए ये बात तो वाजिब भी है कि जब उसका उस निधि का नाम ही सम्मान है,
तो उसमें भी यदि ये किसानों की अपेक्षा थी हो जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि हम लोग दो तरीके से देखते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर लघु और सीमांत किसानों को हम किस प्रकार से उनको एक फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन सरकार ने ये सोचा कि इसमें बढ़ाने के साथ साथ जो भी कुछ है उसका एक दूसरा विकल्प भी सामने लाया जा सकता है। तो यदि खेती को हम एक टिकाऊ और स्थिर आधार देना चाहते हैं तो खेती को कहीं ना कहीं सहकारिता से क्लस्टर अप्रोच में और किसानों की मानसिकता में भी बदलाव की ज़रूरत है कि वो उत्पादक ना रहकर अब व्यवसाय के बारे में विचार करने लगें, अपनी आमदनी बढ़ाए जाने के प्रति भी एक जिम्मेदारी को देखने का उनका भाव जगे। ये बजट में एक खास बात रखी गई है। और दूसरी बात बड़ी ये रखी गई है कि किसान के बेटे जो पढ़ने के बाद में अब वो ना तो गांव के ही हैं ना वो शहर के हैं, नौकरी है नहीं, तो ऐसे में एग्रीकल्चर को इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ में जोड़कर और एक बहुत बड़ी सोच के साथ बात आगे बढ़ी है। मैं कहूँगा कि वो कल्पना में जो आया है उसके लिए बजट निर्धारित हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा जटिल दिखता है। जो मैंने सवेरे भी कहा था कि क्लस्टर अप्रोच में शहरों के पास में हम सब्जियों की खेती शुरू करेंगे, तो उसमें चुनौती यह है कि शहरों के पास में ज़मीन की कीमत जिस प्रकार से बढ़ रही है वहाँ लोगों का मन खेती करने का कम है। जितनी जल्दी ज़मीन बिक जाएगी, मोटी रकम पर बिक जाएगी, तो कुछ और किया जाएगा। ये जो उदासी किसानों को आई है, खेती से बहुत बड़ा लगाव नहीं है, इस चुनौती को हम लोग इस बजट में किस प्रकार से देखेंगे। और इसीलिए बार बार मन में ये भाव आता है कि कहीं ना कहीं हमको विचार के स्तर पर नई चेतना जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि खेती को छोड़कर हम दूसरी जगह भागेंगे कहीं तो रास्ते नहीं हैं। जीना तो खेती के साथ है। तो इसलिए भारत सरकार की मैं बहुत साधुवाद करता हूं कि अनुसंधान को लेकर और शोध को लेकर और प्रसंस्करण को लेकर, सहकारिता को लेकर जो नए आयाम खुले हैं, तो किसान भाइयों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि सम्मान निधि के साथ साथ हम उस पर भी विचार करें, क्योंकि सम्मान निधि से हमको एक फ़ायदा होगा। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म है, इसका भी एक ज़रूरत है किसानों को। जो लघु और सीमांत किसान हैं उनको वो जो छोटी राशि है और थोड़ी सी कभी भविष्य में बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो एक अच्छा रास्ता है, लेकिन उसमें एक जोखिम भी है कि कहीं हम वही ना ठहर जाएं और वो प्रोत्साहन की राशि कहीं हमारे अंदर लालच के रूप में ना बदल जाए। तो ये भी एक मन है कि पूरे देश में उस पर भी एक गहरी समीक्षा हो कि किसान को हम इतना कमज़ोर भी ना बना दें कि वो केवल किसी कुछ मुद्दों पर टिक जाए। वो लॉन्ग टर्म की जो बड़ी प्लानिंग है, जो आत्मनिर्भरता का संकेत दे रही है, जिसमें हमारे गांव का जो बेरोजगारी है उसका एक बहुत बड़ा समाधान है, और हमारी जो उत्पादन श्रृंखला में जो बहुत बड़ी कमी आई है, हम सिमट कर गेहूँ गन्ना धान पर रह गए हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन के जरिए हम किस प्रकार से ज़्यादा फसलों को पैदा कर सकते हैं, किस प्रकार से दलहन को तिलहन को प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट नहीं है तो सही मायने में, जिक्र तो आज बजट में किया ना सर, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से उत्पादकता बढ़े, कई किस्मों की बात की, 109-23 फसलों की 119 किस्में, मैं वही कहने जा रहा हूँ। तो सीरियसनेस तो है सरकार की ना? वो सारे फैक्टर जो लिए गए हैं उन पर किसानों को भी विचार करने की जरूरत है। ठीक है, तो कोशिशें सरकार की तरफ से किसानों को थोड़ा आगे बढ़कर समझने का प्रयास करना होगा। ठीक है, अभिषेक जी मेरे साथ है। अभिषेक जी, युवाओं की अगर इस बजट में बात करें तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप का जिक्र हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ के आसपास युवाओं को इंटर्नशिप दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए बात हुई, स्टार्टअप लगाने के लिए एंजल टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। सर, इस तरह के जो कदम है ये कितने प्रभावी हैं नए उद्यमियों के लिए, युवाओं के लिए जो जीवन का सफर ये शुरू कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं? देखिए, एंजल टैक्स हटा देना एक अच्छा कदम है, इससे स्टार्टअप को बूस्ट मिलेगा। लेकिन एक समस्या जो अभी भी स्टार्टअप के साथ है, देखिए यंगस्टर आता है, पैसा तो उसके पास है नहीं, या तो थोड़ा बहुत पैसा परिवार से मिल गया या अपना इनहेरिटेड थोड़ा बहुत पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर सकता है। अच्छा, सरकार को यहाँ चाहिए कि कोई ऐसी नीति बनाए जिसमें सरकार पार्टनरशिप में कुछ पैसा दे या उन्हें बैंक से ऐसा दिलवाए जिसमें कि सब्सिडी भी हो। 100 रुपये लें, वापस 100 के 100 ना करने पड़े, इंटरेस्ट सब्सिडी तो हो प्लस कैपिटल सब्सिडी भी हो। अच्छा, कुछ ऐसा होगा तभी कोई आदमी अपने पैसे पर जोखिम उठा सकता है। एक यंगस्टर है, आप उम्मीद करते हैं कि यंगस्टर अपने इनहेरिटेड मनी को एक रिस्की प्रोजेक्ट में डाल सकता है? ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन
देखिए तरीका सही है। और एक चीज़ और, जो इनको कुछ एग्जिबिशंस थी जो ख़त्म हो रही थी इस बार, उनको भी बढ़ाया नहीं गया। मुझे उम्मीद है कि वो वापस बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से जो रिलीफ मिलना चाहिए, जो जैसे एंजल टैक्स इन्होंने हटा दिया, कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगाया। पिछली बार भी जब बजट आया था तो उन्होंने कहा था कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाए, हम आपसे पूछेंगे नहीं। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करके अगर आप पैसा लेकर आए हो तो हम आपको वो बेनिफिट भी दे देंगे। तो इस तरह के बेनिफिट्स आपकी हेल्प करते हैं, स्टार्टअप की हेल्प करते हैं। लेकिन इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। यहाँ पर जब तक आप बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगाएंगे, जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है उसको काम नहीं मिलेगा। और जब तक उसको काम नहीं मिलेगा, हम एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकते। हम सर्विस इंडस्ट्री से डेवलप्ड नेशन नहीं बन सकते। हमारी आबादी कम होती तो शायद हम सर्विस इंडस्ट्री में के थ्रू हम सबको एकोमोडेट कर लेते, लेकिन जितनी आबादी है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से ही एकोमोडेट हो सकती है। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप बजट देखिए, टोटल 1200 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। इतना बड़ा बजट है। रिसर्च पर एलोकेशन 1200 करोड़। आप सोचिए क्या 1200 करोड़ में क्या रिसर्च होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा विजन है और जो सरकार करना चाहती है, तो उसके लिए फंड्स एलोकेट सरकार को ही करने पड़ेंगे। एमएसएमई को उन्होंने कहा है कि हम आपको 100 करोड़ तक का कैपिटल पर सपोर्ट दे देंगे कि अगर लोन बाउंस भी हो जाएगा तो आप ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू जो पेमेंट करेंगे आप इनिशियल में करेंगे। सर आगे बढ़े, दो बातें मेरे जहन में। एक तो आपने बोला कि इंटर्नशिप वाली बात ठीक है, लेकिन सरकार को भी कुछ फंड मुहैया कराना चाहिए जिसमें सब्सिडी जैसी बात भी हो। तो सर क्या मुद्रा लोन जैसी फैसिलिटी वहां वो अवेल नहीं कर सकते जो 10 लाख से 20 लाख हो गई है? एक सवाल। दूसरा ये भी साथ में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स लगाए जाने चाहिए इसके बजाय, तो सर अगर ये सुविधाएं हो रही हैं, इसके बदले में सरकार ने ये कहीं नहीं कहा कि हम वो प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे। इस तरह की सुविधाएं देना, एंजल टैक्स खत्म करना, ये दूसरे स्टार्टअप्स को मोटिवेट करना, उसके बदले में ये नहीं कहा कि भाई हम एंजल टैक्स लगाएंगे लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स नहीं लगाएंगे। कहीं ऐसा जिक्र नहीं है सर? अगर है तो मुझे समझा दीजिए। बात समझिए, समझाइए। पहली बात तो स्टार्टअप 10 लाख 20 लाख से खड़े नहीं होते। स्टार्टअप्स के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। सर अब कौन से स्टार्टअप की बात कर रहे हैं सर? ये स्टार्टअप तो शुरुआत से हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। स्टार्टअप अगर नाम है, आप कहें कि अब कहने को तो आप ये भी कह सकते हो कि अमेज़ॉन एक गैराज से शुरू हुआ, लेकिन उसके फादर थे, उनका इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, आप बात समझिए। जब आप वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आवर पॉपुलेशन इज 140 करोड़। यहाँ पर अगर 5 से 8% या 10% युवा बेरोजगार हो गया तो नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इनको एड्रेस करने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा कि सरकार ने कहा है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाने। सरकार ने तो कोविड में एक डिपार्टमेंट भी बनाया था कि सिंगल विंडो डिपार्टमेंट है कि आप यहाँ पर आकर एक विंडो से आप अप्रूवल ले लीजिए और आप इन्वेस्ट कीजिए। मेड इन इंडिया से मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया से असेंबल इन इंडिया। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी रिक्वायरमेंट इस कंट्री को है जहां पर ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आए जिसमें कि देखिए एमओयू बहुत साइन होते हैं। जब भी इनके मीटिंग्स होती है तो एमओयू हर स्टेट साइन करती है। हर स्टेट बताती है हमारे पास इतने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। लेकिन वो एक्चुअली अगर आप साल 2 साल बाद उनका आउटकम देखें तो वो सिर्फ मेमोरेंडम साइन होते हैं और आउटकम नहीं आता। तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, आप देखिए हमारे गेस्ट भी वेस्टर्न यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। यहाँ पर अगर आप देखें, या मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ में एक प्रॉब्लम है। इसी को डील करने के लिए प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास योजना लेकर आए और अभी भी इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। पर बात यह है कि उसका एंड रिजल्ट कितना, ये साइज इतना बड़ा हो चुका है कि इतना खर्चा जो करते हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। ठीक है, तो मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं हो रही है आप कह रहे हैं। लेकिन
भारत जी, मैं आपसे एक छोटा सा रिएक्शन चाहता हूँ कि 10 से 20 लाख में कोई स्टार्टअप शुरू नहीं हो सकता? आप तो कई लोगों को ट्रेन करते हैं सर, कई लोगों की गश्ती चल रही है आपकी वजह से। 10 से छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, अभिषेक जी ने जो ध्यान दिलाया है, स्टार्टअप के कई मोड हैं। किसी के लिए छोटी राशि की जरूरत है, किसी के लिए बड़ी राशि की जरूरत है। लेकिन यदि हम उसको पूरा कार्य योजना के रूप में व्यक्तिगत नहीं, एक क्लस्टर अप्रोच में बड़ा रूप देंगे तो ये धनराशि वाकई में कम है। इसके लिए जरूरी है कि वहाँ जब कोई स्टार्टअप खड़ा करता है तो उसके कई फैक्टर पर काम करता है। उसमें शोध का काम भी उसी को करना है, अनुसंधान का काम भी उसी को करना है, मैकेनाइजेशन सारा उसी को करना है, मार्केटिंग चैनल तक उसको जाना है। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। ये सीधी सी बात इतनी है। ठीक है। अनुज भी मेरे साथ है, बाजार को अच्छे से समझते हैं। तो अनुज, बाजार के लिहाज से जो कुछ अप एंड डाउन्स थे आज वो हमने देखे, लेकिन इसमें गोल्ड की बात करना बहुत जरूरी है, जिसका सीमा शुल्क कम कर दिया गया। ये माना जाए कि जो गोल्ड की कीमतें आज घटी हैं, अभी कई दिन तक ऐसी ही रहेंगी, या आने वाले समय में गोल्ड की कीमत में फिर उछाल आ सकता है? देखिए, अगर आप पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपेयर करेंगे तो करीबन 210% हमने गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट किया है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि उसकी वजह से जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो काफ़ी हद तक लगी है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो गोल्ड है उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो कम की गई 6% के आसपास। हम ये भी देख रहे थे बीच में कि कुछ ऐसा गोल्ड था जो अलग तरीकों से भारत में आ रहा था, स्मगलिंग होकर आ रहा था, या कुछ अनलीगल एक्टिविटी के थ्रू गोल्ड आ रहा था। तो उसको रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। और ये एक मार्केट की डिमांड भी थी, क्योंकि गोल्ड का भाव अब एक आम आदमी की पहुंच से बाहर होता हुआ जा रहा था, जो कि एक गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर आदमी अपने पास रखना चाहता है। सिल्वर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 95,000 हो गई थी, गोल्ड का भाव 75,000 हो गया था। तो एक रीच से बाहर हो रहा था। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम की गई, और उसकी वजह से हमने देखा कि आज गोल्ड के भावों में गिरावट देखने को मिली। हालांकि गोल्ड का भाव ये सिर्फ एक डोमेस्टिक कारण है, मगर गोल्ड और सिल्वर के भाव जनरली हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल फैक्टर पे बहुत इंपैक्ट होता है। चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे यूएस मार्केट की तरफ से इंटरेस्ट रेट का कट होना हो, या फिर कहीं ना कहीं चाइना की खरीदारी हो, तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो गोल्ड को रोल प्ले करते हैं। मगर ये इस कारण की वजह से हमने देखा कि गोल्ड के भाव डोमेस्टिक मार्केट में गिरते हुए नजर आए। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल, क्योंकि हम अब ऐसे मोड पर है जहां पर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, आप अगस्त में आपको सितंबर में दिवाली की डिमांड आएगी, तो हो सकता है कि वहां पर जो लोग गोल्ड को नहीं खरीद पाए थे, जो आम आदमी गोल्ड को नहीं खरीद पाया था, वो अब यहाँ पर इसमें रोल प्ले कर सकता है, इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल, तो अभी सोना खरीदना हो तो खरीद लें। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिनके जो इस रैली को मिस आउट कर चुके हैं वो इसमें एंट्री कर सकते हैं। उनके लिए एक मौका है कि जहां पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। हालांकि मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप केवल गोल्ड को 20 रुपए ही अपना गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, बड़ी एडवाइस है। एक छोटा सा ब्रेक मुझको लेना होगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो शिवाजी सर के पास चलेंगे, क्योंकि बजट और राजनीति कहीं ना कहीं दोनों आपस में जुड़ती हुई नजर आती है। उसी लिहाज से सर से समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा हूं। सच के साथ दिख रहे हैं आप। इस साल हमारा टारगेट है टू राइज फ्रॉम हियर टू हियर। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए वक्त के साथ अपग्रेड करना बहुत जरूरी होता है। इस बदलती दुनिया के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करना अब हुआ आसान। पेश है आपका अपना भरोसेमंद साथी बैंक ऑफ इंडिया MSME लोन। अब आप भी ले जाइए अपने बिजनेस को तरक्की की ओर। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। तो आज सच के साथ में बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए। शिवाजी सर सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। शिवाजी सर, जब बजट पेश हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री आए, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये बेटर ग्रोथ है, ब्राइट फ्यूचर है। सर, इस स्टेटमेंट के मायने क्या है? क्या वाकई पूरे वैश्विक लिहाज से, वैश्विक मानचित्र पे भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्टैब्लिश करने जा रहा है या कर चुका है? नहीं, कोशिश है करने की। चाहे आप 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करें, तो हम उस कोशिश में हैं कि आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, इसमें राजनीति के अलावा आपको सोशल सेक्टर का भी सोचना पड़ेगा। आप जो 5 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन की जो बात करते हैं, वो
इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरी जनता में। वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर से ये चीज़ें आ रही हैं और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को ही उसका बेनिफिट मिल रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन, जो पॉपुलेशन की बात हम जब करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें जो लार्जर मनी सर्कुलेशन देखने को मिलता है तो उसमें देखने को मिलता है। अब मनी सर्कुलेशन की बात जो अगर ले, अब सीधी सी है, डिमोनेटाइजेशन 2016 को हुआ, उसके बाद कहा था गया था कि सारी मनी सर्कुलेशन कम हो जाएगा, पर आज जो है उसका दुगना हो गया है। एक ओपन, सबको पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब तक हम इनको चेक नहीं कर पाएंगे और उसी तरह से चलता रहेगा, तो चाहे अब राजनीति की बात करें, चाहे सोशल साइंस की बात करें, वो जो समाधान हम चाह रहे हैं, समाधान हम क्या चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो, जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू कह लीजिए, सोशल इशू कह लीजिए या इकोनॉमिक इशू कह लीजिए, इस वक्त एम्प्लॉयमेंट चाहिए हमें। और वो एम्प्लॉयमेंट जो है तमाम कोशिशों के बावजूद जो है उस तरह से नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि देखिए, उसमें आप सोचते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री बना के और बड़े मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, जैसे भी हो वो ज़्यादा लोगों को रखेंगे। आज की दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। तरह तरह की टेक्नोलॉजी है, तरह तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा प्लांट है तो एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी होगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें देखिए, हमारे लिए एक ही चीज़ है जिसको बार बार जो खेती करते हैं, जैसे आप कह रहे थे अभी, वो समझते हैं इन चीज़ों को कि हमारी जो पूरी पॉलिसी अप्रोच है उसमें हमें चेंज सोचना की ज़रूरत है। सवाल ये है कि 55% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और हमारी कोशिश होती है कि वहाँ से लोगों को लेके इंडस्ट्री में खपाने की कोशिश करें, और पिछले 70 सालों में हम ये नहीं कर पाए हैं। तमाम इंडस्ट्री आए, पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रीज आए, सारी चीज़ें आई, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट भी ठीक ठाक रही, पर उसके बावजूद जो डिस्पैरिटी है उसको हम कम नहीं कर पाए, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसको हम नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि गांव की इकोनॉमी को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, वहाँ के लोगों को अगर से उसकी ज़मीन खरीद के वहाँ से हटा देंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। तो गाँव में जाके गाँव की इकोनॉमी जो है उसको हमें समझने की ज़रूरत है, और वहाँ से लोगों को ऐसे सिस्टम्स को हमें तैयार करना पड़ेगा कि वहाँ से माइग्रेशन जो है मिनिमम हो, जो ज़रूरत भर का है उतना हो। पर अगर गांव अगर माइग्रेट करके चला जाता है तो आज किसान जो है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गांव में लेबर भी नहीं मिलता उसको, तो लेबर के कॉस्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये खेती के लिए अच्छी बात थोड़ी है। और शहर में अगर वो जो आता है गांव का लेबर, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो सस्ती इकोनॉमी है। और आज इस बात का जो असर है, हिंदुस्तान का जो लेबर जिस लेवल का भी हो, नीचे के लेवल से लेके ऊपर का लेवल तक, वर्ल्ड में सबसे सस्ता लेबर है ये। तो ये सारी चीज़ों को हम एक जो कॉम्पैक्ट वे में हमें सोचने की ज़रूरत है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको ठीक ढंग से सोचें और ये हम जो सॉल्यूशंस जो हैं, हम सॉल्यूशन को हम उल्टे तरीके से ले रहे हैं कि इंडस्ट्री सारा चीज़ करेगी। देखिए, इंडस्ट्री नहीं करेगी, इंडस्ट्री प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, अपने प्रॉफिट में उसको होगा तो ठीक है। आज हम देख रहे हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री था या IT इंडस्ट्री जो कुछ भी है, वो भी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है। वहाँ जितने एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, पहले जिस तरह से सैलरीज मिलती थी वो सैलरीज नहीं मिल रही है। तो ये सोशल क्राइसिस जो है, हम इन चीज़ों को हम चेक नहीं करते हैं। हम जो है शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि IT में हो रहा है तो चलो ठीक है, IT के लिए बढ़ा दो, बाकी चीज़ों को हम नहीं देख रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी अभिषेक जी कह रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग में वाकई हम कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो सर ये पिछले 70 साल के गड्ढे हैं क्या जिन्हें भरने में समय लगेगा? नहीं, गड्ढे में समय नहीं लगेगा। हमारी सोच को अगर हम थोड़ा सा सुधार लें तो ये गड्ढे भरना आसान हो जाएगा। आप अगर शहर के डेवलपमेंट के बजाय गांव का डेवलपमेंट को सोचें, गांव को समृद्ध करें, तो गांव से लोग इस तरह से नहीं जाएंगे। गांव में ही लोग जब रहेंगे और गांव से जब लोग नहीं हटेंगे तो गांव समृद्ध होगा। हम क्या चाहते हैं कि गांव ऐसा ही हो जैसे यूरोप के गांव हो,
कहीं कहीं कुछ कुछ गांव अच्छे हो गए हैं, फिर भी उस तरह के लेवल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं, हमें एग्रीकल्चरल कॉरिडोर की भी जरूरत है। और उस तरह से जब हम सोचेंगे, एग्रीकल्चर कॉरिडोर तैयार करेंगे, एग्रीकल्चर पे स्ट्रेस करेंगे, एग्रीकल्चर को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ेंगे, जैसे कि थोड़ा बहुत अभी हमने किया है फूड प्रोसेसिंग वगैरह का, बट दैट इज ओनली वेरी स्मॉल पार्ट हमारे हिसाब से। अभी पिछले 4 सालों में अगर एफडीआई को भी आप देखें, फूड सेक्टर में करीब 12 अरब डॉलर का जो है वैल्यूएशन का एफडीआई आया है। तो बहुत छोटी सी रकम है आपके हिंदुस्तान के हिसाब से, वर्ल्ड में तो कुछ नहीं है वो। ठीक है सर। तो भरत भूषण सर, क्या वाकई आज के बजट में ग्रामीण भारत की झलक नहीं देखने को मिलती है? क्या ये नहीं दिखता है कि सरकार किसानों को लेकर सेंसिटिव है? क्या ये नहीं दिखता है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए? क्योंकि आज का बजट तो आधारित ही इस पे था। अगर सिर्फ बड़ी ही बातें हो रही होती तो किसान आज दिखाई नहीं देते। एमएसपी का हाईएस्ट लेवल पहले ही अनाउंस हो चुका है, लागत का 50% मार्जिन देने का वायदा सरकार पूरा कर रही है। सर, सारी चीजें तो किसान सेंट्रिक ही हैं। देखिए, सारी चीजें किसान सेंट्रिक हैं, लेकिन अभी शिवाजी ने जो एक इशारा किया है बहुत सुंदर, वो समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में गांव के युवा को ये दिख जाए कि खेती बहुत अच्छा कार्य है और मैं कर सकता हूँ। ये जो हम एक तरफ बात करें उद्योगों की स्थापना करने की, लेकिन उद्यमिता की मानसिकता कैसे विकसित होगी, इसके लिए तो कोई काम ही नहीं हो रहा। तो ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता की जो मानसिकता है वो भी विकसित हो, उद्योगों को लगाए जाने के लिए भरपूर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, और उनके लिए पूरा प्रोडक्शन से लेकर और मार्केटिंग तक का एक यदि आश्वासन उनको मिलता है तो कोई युवा ऐसा नहीं कि जो गांव को छोड़कर बाहर जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए अवसर है। तो एक बड़ी सार्थक बात यह है कि इस बजट में विशेष रूप से कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि कृषि को एक क्लस्टर अप्रोच में सामूहिकता के साथ में कहीं ना कहीं एक नया प्रारूप देने की कोशिश की गई है, और मुझे तो बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें दिख रही हैं। हालांकि जब हम बारीकी से देखते हैं तो कुछ घटक आपस में कहीं बिखरे हुए दिखते हैं, लेकिन जब देश के मनीषी पॉलिसी के स्तर पर उस पर भी विचार करेंगे तो वो घटक भी आपस में इंटीग्रेट होंगे, जुड़ेंगे और रास्ते निकलेंगे। लेकिन सर, जैविक खेती को लेके, प्राकृतिक खेती को लेके आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, और सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के जीवन में भी सुधार की बयार बहा रहे हैं। तो सर, वहां पे क्या लगता है सरकारी स्तर पे किस तरह की कोशिशें और होने की जरूरत है? देखिए, सरकार के स्तर पर जैविक और प्राकृतिक खेती में जो उभरती हुई प्रतिक्रियाएं हैं, उसका एक बहुत साधारण सा इलाज है कि वो दोनों को ही प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित कर दें, क्योंकि प्रकृति के सिद्धांत नियम कभी बदलते नहीं हैं। हम जब तक इनको तरीकों पर रखेंगे तो तरीकों का जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। बहुत छोटी सी बात है कि हम पूरे देश में उसकी एक डेफिनेशन दें, एक कंटेंट निश्चित करें और एक परिभाषा, एक लक्ष्य और एक दिशा के साथ यदि आगे बढ़ते हैं तो जैविक खेती भी अपने सही आकार में उभरेगी, प्राकृतिक खेती भी उभरेगी, और हो सकता है कि कहीं हम एक नाम देकर ही रसायन मुक्त खेती की एक नई संकल्पना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये विचारने का मुद्दा है। दूसरी बड़ी, ये बहुत गंभीर बात आपने कही है कि जो देश में अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीति का एक समन्वय है, यदि हम उस पूरे ही तंत्र को साथ लेकर नहीं चलेंगे और किसी एक पद्धति को हम आगे बढ़ाकर कुछ भी कह देंगे या बजट भी निर्धारित कर देंगे तो वो सफ़र लंबा नहीं है। वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति की है, क्यों नहीं वैज्ञानिक अपनी सोच बदलकर जैविक क्रांति में आएंगे, प्राकृतिक क्रांति में आएंगे? लेकिन उनके लिए कम से कम कंटेंट तो एक हो, डेफिनेशन तो एक हो, लक्ष्य तो एक हो। उन सब चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। ठीक है, अनुज जी मेरे साथ। तो अनुज, बाजार के लिहाज से कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है? अभी हमने देखा गेहूं को लेके आयात करने की नौबत तक आ गई थी, उसका इंपोर्ट शुल्क घटाने की बात कही जाने लगी थी, हालांकि मामला होल्ड हो गया, लेकिन फिर भी इस तरह के उत्पादन के बावजूद भी, जिसे हम बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन कहते हैं, और हम आयात करने की दहलीज पे पहुंच जाते हैं, तो कहां पे वो चूक है, कहां पे वो लूप होल्स हैं जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है? बाजार क्या कहता है?
देखिए, जहाँ तक गेहूं की बात है या अगर हमारे इंपोर्ट की बात है तो कहीं ना कहीं हम अभी भी क्वालिटी कंसर्न्स में काफ़ी पीछे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा बजट में कि रिसर्च के ऊपर, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया गया। तो डेफिनेटली पर एकरेज जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम एकरेज को इंक्रीज़ करें और क्वालिटी पे काफ़ी फोकस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि कुछ हद तक जो हम पहले एडिबल ऑयल्स में इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसको कम कर पाए हैं। हम आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दिए हैं। हमने सरसों की फसल में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक हमने उच्च स्तर यहाँ पर प्राप्त करते हुए दिखे हैं। गेहूं की फसल में हमने देखा, मगर अभी भी क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो हम थोड़े से अभी पीछे लगा रहे हैं। हमने राइस की फसल में, हमने धान की फसल में काफ़ी अच्छे गुणवत्ता हमने हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ज़रूरत है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंपोर्ट हमें कम करना है, तो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी और रिसर्च पे पूरा फोकस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो ये बजट आया है इसमें जो बहुत बड़ा अमाउंट एक एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर के ऊपर में, वो काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो अभिषेक आप भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो एक बड़ा बजट है 1.52 लाख करोड़ का कृषि के लिए, वो सफिशिएंट है या इसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए थी? आकलन में कहीं दिक्कत रह गई, कुछ ऐसा लगता है? अगर 140 करोड़ की आबादी है और 1/3 एग्रीकल्चर से जुड़ी है, एंड एग्रीकल्चर आई कंसिडर फार्मिंग, एक्वा एंड अदर एलाइड, तो 1.52 लाख करोड़ कम है। इसमें और ज़्यादा देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी 1/3 आबादी पर एक्चुअली पैसा पहुंचे और वहाँ से ग्रोथ निकल कर आए, जो कि वीकर सेक्शन है, अच्छा, तो शायद रिजल्ट हमारी शायद जो स्पीड है, जो हम 2047 का लक्ष्य लेकर बैठे हैं, फ्रॉम अ डेवलपिंग नेशन टू अ डेवलप्ड नेशन, जी, शायद वो हो सकता है 4-5 साल पहले पूरा हो जाए। तो कंसिडरिंग द स्केल एंड साइज, ज़रूरत है वहाँ पर और पैसा इन्वेस्ट करने की। लेकिन टेक्निक्स का ज़माना है, हम उम्मीद कर रहे थे शायद ड्रोन के अलावा कुछ और नई टेक्निक्स का भी जिक्र हो सकता है, एआई का आना हो सकता है, या ड्रोन में किसी तरह का एनहांसमेंट और हो सकता है। वहाँ आएंगे धीरे धीरे आएंगे। अच्छा। आप देखिए, it's always life goes with gradual evolution. It doesn't go with a sudden transformation. तो ड्रोन पे तो काम कर ही रहे हैं, मैं कर रहे हैं। देखिए, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। आप सडनली, ये कोई पिक्चर नहीं है मूवी की, चलती हुई कार एक रोबोट बन जाती है, ये सडन नहीं हो सकता। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, माहौल बनता है, एनवायरनमेंट बनता है, इन्वेस्टमेंट होता है, नीचे तक पहुंचता है, फिर लोगों को आप समझाते हैं। तो धीरे धीरे इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सडनली एक रात में डिसाइड करें नहीं एग्रीकल्चर को हमें कल सुबह बहुत ग्रेट बना देना है, और बहुत, तो 1/3 आबादी आपकी उससे जुड़ी है, इट विल टेक टाइम। तो बाकी चीजों के लिए तो आप इंस्टेंट चाहते हैं सर, इसके लिए आपके लिए थोड़ा समय लगेगा। 1/3 आबादी जुड़ी हुई है तो उसके लिए तो धीरे धीरे समय होगा ना, पूरे देश में ये काम करना पड़ेगा। आप अगर आपको किसी कॉर्पोरेट के साथ काम करना है, कॉर्पोरेट में कुछ चेंज करना है, तो आप आज लॉ बदल दीजिए, कल सुबह बदल जाएगा। कॉर्पोरेट्स में और फार्मिंग एग्रीकल्चर में बहुत फर्क है। दोनों को समझिए कि दोनों का कंटेंट क्या है, दोनों में कितने लोग काम करते हैं, और दोनों का वर्क प्लेस क्या है, किस एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनकी अपनी समस्याएं, आप अचानक में एक दिन किसी को उठकर नहीं कह सकते कि आज आप गेहूं उगा रहे हैं, नहीं भाई कल सुबह से सरसों उगा लीजिए, ऐसे नहीं होता। उनको समझाना भी पड़ेगा, उनके भी प्रोस एंड कॉन्स होंगे, प्लस नेचर है, हो सकता है जो लैंड हो वो उसको सपोर्ट ना करे, बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फार्मिंग का। ठीक है, ग्रेजुअली सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, इस तरह की उम्मीद हम जरूर कर सकते हैं। शिवाजी सर, वाइंड अप की ओर बढ़ रहा हूँ, आखिरी सवाल आप ही से सर, संभावनाओं के द्वार खुलने की उम्मीद आज इस बजट के जरिए जगाई गई, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, अपोजिशन रिएक्ट कर रहा है, कोई कह रहा है ये कुर्सी बचाओ बजट था, किसी ने कहा इस बजट में कुछ नहीं मिला, महिलाएं गायब रही, युवा गायब रहे, ये सारे आक्षेप एक तरफ और प्रधानमंत्री का विजन एक तरफ। सर, किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है अपनी जगह वो सही है, और विपक्ष जो कह रहा है निश्चित रूप से वो अपने अपने जो उनके जो एरियाज हैं उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें कह रहे हैं, उनके अपने कंसर्न। सर, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं दोनों सही नहीं होंगे। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो विजन है वो चीज़ है, सवाल है कि उस विजन को
ऑपोजिशन एक्सेप्ट क्यों कर रहा है, इसकी एनालिसिस की ज़रूरत है। क्योंकि ऑपोजिशन को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बातें कर रहे हैं उसमें कई चीज़ें सेक्टरियन तरीके से उनको देखने को मिल रहा है और उसको वो हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग इनटू द होल बजट। दूसरी चीज़ आप ले लीजिए, अभी आपने कहा कि 1.5-2 लाख करोड़, हाँ जो भी है 2 लाख करोड़ ही समझ लीजिए उसको। नहीं वही है 2 लाख समझ रहे हैं, 2 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ है, 1.52 लाख करोड़। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो उसमें अगर आप देखें उसमें मिनिस्ट्री के एक्सपेंसेस भी उसमें हैं, वो सारी चीजें हैं। तो एक्चुअल कृषि में उसमें जो है या एक्चुअल खेती में जो है उसमें से पैसे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च में जा रहा है बस, बाकी किसी में नहीं जा रहा है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। बाकी चीजें तो सारी बैंकों से जाएगी और उसके लिए आज आपके फाइनेंस सेक्रेटरी कह रहे थे कि इसलिए हमने बैंकों के जरिए जो सारे लोन देना है, अब बैंकों में एनपीए ना हो, इसलिए हमने कोशिश की एमएसएमई को जो 100 करोड़ देने की बात है, तो एमएसएमई वो फीस देंगे तब उनको वो लोन मिलेगी और वो जो फीस देंगे उससे वो गारंटीड जो सरकार की जो गारंटी है वो गारंटी एक्चुअली एमएसएमई खुद फंड करेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें की जा रही है। बार बार जो हम कह रहे हैं कि इतने बड़ा बजट है, नहीं, बहुत इस मुल्क के लिए अभिषेक जी ने भी कहा भी कि बहुत बड़ी राशि नहीं है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि कितनी राशि हम दे सकते हैं। 3 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी है, पर हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, उस हिसाब से जो है हमारे पास पैसे अभी नहीं है कि हम इस तरह से बांटें। तो सर एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का ब्रिज भी तो एस्टेब्लिश करना होगा ना सर। कहने देने भर से पैसा आ जाएगा क्या? देखिए 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ दे देते, होना भी तो चाहिए सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए एक्सपेंडिचर का जो बेसिक्स है इस वक्त, एक्सपेंडिचर में जो लोन है सरकार का, जो लोन है थ्रू बॉन्ड्स एंड वेरियस अदर्स वेज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह से लिए जाते हैं, उसका जो कंटेंट है वो बहुत हेवी है। और उसके जरिए जब एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो सरकार को फिर उसके जो सर्विसिंग करनी होती है, रिपेमेंट एंड उसके इंटरेस्ट पेमेंट और ये सारी, तो ये सारा भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बजट का जो प्रोसेस है, पीएम ने जो कुछ कहा, उनकी जो भी विजन हो, इट इज अ वेरी टाइट रोप वॉकिंग। हमारे पास पैसे जो हैं, लगता है कि बहुत बड़ा बजट है, 48 लाख करोड़ का बजट है, सब लगते देखने में बहुत है, पर इतना बड़ा मुल्क है और उसमें हम जितनी सारी चीजें करना चाह रहे हैं उसके लिए वो बहुत बड़ी राशि नहीं है। तो हमें अब जो है कैसे वो राशि हम बढ़ा सकें, कैसे हम पूरी आमदनी बढ़ा सकें, इंडिविजुअल्स की आमदनी भी और सरकार की आमदनी भी बढ़ा सकें, ये सारी चीजें हमें सोचनी। चलिए, कई पॉइंट्स हैं, कई तथ्य हैं जिसमें धीरे धीरे विचार होना चाहिए। बजट आ जाए धीरे धीरे, अभी और हम समझेंगे उसके अंदर की डिटेल्स क्या है। लेकिन फिलहाल आज मेरे पास समय इतना ही। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का आने के लिए चर्चा में। थैंक यू सो मच। तो सच के साथ के इस अंक में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में, कुछ और सच की बातें होंगी जो आपके लिए समझना जरूरी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे ऑल मेक चॉकलेट और कुकीज, हाथ से बनी मिठाई।